तो मेन मेमोरी में कुछ बच्चों का ज्वाइन नहीं हो रहा। वो दोबारा कर लें, एक दफ़ा चले जाएं मतलब और दोबारा रीज्वाइन करें, एग्जिट होके दोबारा ज्वाइन करें जिसका प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, मेन मेमोरी टॉपिक जो आज की हमारे पास टॉपिक है वो है मेन मेमोरी। एंड एवरी कंप्यूटर हैज ए टेम्परेरी स्टोरेज बिल्ट इन इनटू कंप्यूटर हार्डवेयर। मेन मेमोरी चूंकि ये टेम्परेरी स्टोरेज है और इसकी हमें ज़रूरत रहती है, इसके बगैर हमारा कंप्यूटर चल नहीं सकता। तो आपको ये थोड़ी इसकी डिटेल जो है वो मैं आपको बताता हूँ। 3 people entered in waiting room. Waiting room. एक second. ओके, टेम्परेरी स्टोरेज की हमें ज़रूरत है। ठीक है, आपने ये याद रखना है कि कंप्यूटर को टेम्परेरी स्टोरेज की ज़रूरत है। टेम्परेरी स्टोरेज स्टोर्स इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा, जो कि आपकी इंस्ट्रक्शन जो आपके कंप्यूटर को आपने पास करनी है कि आपका काम कर दे, और कुछ डाटा जो है वो आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। मेनली व्हेन प्रोग्राम इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, और जब ऐसा प्रोग्राम जो कि प्रोसेसर के पास चला गया है एग्जीक्यूट होने के लिए। ठीक है, तो जब भी कोई जॉब कंप्यूटर के पास एग्जीक्यूट होने के लिए जाती है और वो प्रोसेसर जो है उस जॉब को एग्जीक्यूट करता है, तो उसे कुछ स्टोरेज की जरूरत पेश आती है। उसे मेमोरी की, जहां से भी उसे डाटा की जरूरत है और उसे इंस्ट्रक्शन की जरूरत है। तो ये डाटा और इंस्ट्रक्शन उसे कहां से प्रोवाइड किया जाएगा? ये उसे आपकी जो टेम्परेरी स्टोरेज है वहां से प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, इस टेम्परेरी स्टोरेज के डिफरेंट नाम है एंड इट इज कॉल्ड मेन मेमोरी और प्राइमरी स्टोरेज और सिंपली मेमोरी। अगर आप सिर्फ कहें कि मैं कंप्यूटर की मेमोरी की बात हो रही है, या आप सिंपली कहें कि प्राइमरी स्टोरेज की बात हो रही है, या आप कहें कि मेन मेमोरी है, तो ये सारे एक ही नाम है उस शॉर्ट या टेम्परेरी स्टोरेज के। उस टेम्परेरी स्टोरेज के ये तीनों नाम है। ठीक है, तो मेन मेमोरी हमने देखना है। मेन मेमोरी को आप आम हालत में, या जो आप वेंडर के पास जाते हैं और उसे जाके किसी शॉप पे लेने जाते हैं, तो आप उसे रैम का नाम देते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी आपकी मेन मेमोरी है, और इसको प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं, और इसको सिर्फ मेमोरी भी कहा जाता है। Physically, it consists of some chips either on motherboard or small circuit board attached to the motherboard of, या तो आप जो मदरबोर्ड है उसके अंदर ही के बिल्ट इन चिप्स होंगी उसमें मेन मेमोरी की, या फिर उस मदरबोर्ड के साथ आप एक और एक्स्ट्रा सर्किट बोर्ड अटैच करके तो मेमोरी अटैच करेंगे। इट हैज रैंडम एक्सेस प्रॉपर्टी, उसके रैंडमली एक्सेस जो है एक्सेस कर सकते हैं किसी भी डाटा को किसी भी पॉइंट से, तो इसलिए हम उसे रैंडम एक्सेस कहते हैं। पॉइंट का मतलब है कि उस मेमोरी के ऊपर डिफरेंट जो एड्रेसेस हैं, जहाँ पे आप यूँ समझ लें डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस हैं, जहाँ पर आप अपनी मेमोरी में जो भी डाटा या इंस्ट्रक्शन है आपने सेव किए। अब जब आपको रिक्वायर है और आपने एक्सेस करना है, तो किसी भी उस एड्रेस लोकेशन से आप मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए हम इसे रैंडम एक्सेस का नाम देते हैं। एंड इट इज वोलेटाइल, मींस व्हेन यू पावर ऑफ योर कंप्यूटर ऑल द डाटा ऑन द रैम विल बी अरेज्ड। तो डाटा तब तक रहेगा जब तक आपका सिस्टम ऑन है। जब आपने स्विच ऑफ कर दिया अपना सिस्टम, तो वहां से मेमोरी भी वैनिश हो जाएगी। मेन मेमोरी, अगर आप स्टोरेज को इवेल्युएशन उसकी चेक करें, और तो जो क्राइटेरिया हमारे पास है वो आपको इस टेबल के अंदर नजर आ रहा है, जिसमें प्रॉपर्टी है, फिर डिजायरेबल उसके मुतालिक, और प्राइमरी स्टोरेज जो है वो कैसी है, और सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो कैसी होती है। जैसे स्टोरेज कैपेसिटी अगर हम देखें, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी अगर हमें चाहिए, तो प्राइमरी स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो स्मॉल है, जबकि सेकेंडरी स्टोरेज आपकी हार्ड डिस्क है, तो सेकेंडरी स्टोरेज की आपकी जो स्टोरेज है वो लार्ज है। इसी तरह एक्सेस टाइम आपका, हम ये चाहते हैं कि हमारी एक्सेस टाइम जो है फास्ट हो,
ये हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमारी एक्सेस हम ये अपना काम चूंकि जल्दी करना चाहते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो फास्ट है एक्सेस टाइम वो हो। तो प्राइमरी स्टोरेज के केस के अंदर ये फास्ट है, एंड एज कंपेयर दिस प्राइमरी स्टोरेज दिस सेकेंडरी स्टोरेज इज स्लो। सिमिलरली हमारे पास अगर कॉस्ट पर बिट स्टोरेज, अगर हम चाहते हैं कि डेफिनेटली वी वांट टू लोअर आवर कॉस्ट, हम चाहते हैं कि हमारी कॉस्ट जो है वो कम हो और पर बिट जो है हमारी कॉस्ट कम आए, तो अगर प्राइमरी स्टोरेज की हम बात करें तो इसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है, जबकि पर बिट कॉस्ट इन सेकेंडरी स्टोरेज इज लोअर। इसी तरह वोलेटिलिटी अगर हम देखते हैं कि ये वोलेटाइल है या नहीं, तो जो नॉन वोलेटाइल होना यह डिजायरेबल है। नॉन वोलेटाइल होना कि आपका जो मेन डिजायर यही है कि एक दफा कंप्यूटर के पास आप एक चीज जो रखवा दें, उसके बाद आप वहीं से ही एक्सेस कर लें और वहीं से ही आप उसको जो है वो यूटिलाइज करते चले जाएं। तो नॉन वोलेटिलिटी हमारी डिजायर है, लेकिन प्राइमरी स्टोरेज के केस के अंदर हम इसको नॉन वोलेटाइल बना नहीं सकते, क्योंकि हमने डिफरेंट काम जो है वो करने होते हैं। तो डिफरेंट काम करने के लिए डिफरेंट डाटा हमने रखवाना है और डिफरेंट इंस्ट्रक्शन रखवानी है, and that's why our primary storage is volatile, on the other hand secondary storage is non volatile। एक्सेस हम चाहते हैं कि रैंडम एक्सेस हो, और जो आपके प्राइमरी स्टोरेज है वो ठीक है, हमें ये रैंडम एक्सेस प्रोवाइड करती है, जबकि आपकी जो सेकेंडरी स्टोरेज है वो भी रैंडम एक्सेस प्रोवाइड करती है, पर इट इज सूडो रैंडम और स्क्वेंशियल। स्क्वेंशियल का मतलब है कि हमने पहले सारा जो डाटा एड्रेसेस हैं उनको हम रीड करके आएंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट जो जहाँ पे डिजायर्ड डाटा है वहां तक हम पहुंचेंगे। तो ये सेकेंडरी स्टोरेज की कुछ लिमिटेशन प्राइमरी के अगेंस्ट जो है वो आपके सामने है। ओके, इस एवेल्युएशन क्राइटेरिया के बाद नेक्स्ट हम मूव करेंगे मेन मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो ये वो आपकी मेन मेमोरी है जिसको आप रैम कह रहे हैं, या जिसको आप प्राइमरी मेमोरी कह रहे हैं, या जिसको आप सिंपली मेमोरी कह रहे हैं। तो इसमें मैंने आपसे बताया है कि इसके ऊपर क्या होती है, इसके ऊपर एड्रेस लोकेशन होती है, और एड्रेसेस ऑफ मेमोरी आपके लेफ्ट साइड के ऊपर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। एड्रेसेस आपने शुरू करने हैं 0 से, उसके बाद एड्रेस लोकेशन नंबर 1, लोकेशन नंबर 2, एड्रेस लोकेशन 3 एंड सो ऑन। तो ये कहाँ तक जाएगी? अगर आपके पास टोटल लोकेशंस n है तो जाहिर है ये n-1 आपकी लास्ट लोकेशन होगी। n-1 लास्ट लोकेशन इसलिए क्योंकि आपने 0 से स्टार्ट लिया। अगर आप 1 से स्टार्ट लेते तो देन दिस लोकेशन विल बी n, कुड बी n। और यहाँ पर आप देखिए कि डिफरेंट बिट्स जो हैं वो मौजूद हैं हर लोकेशन के ऊपर। हर लोकेशन के ऊपर बिट्स मौजूद हैं, तो जितनी बिट्स उस लोकेशन के ऊपर मौजूद होंगी उसको हम वर्ल्ड कहते हैं। ठीक है, तो n-1 लोकेशन के ऊपर जितनी बिट्स यहाँ पर मौजूद हैं उसको हम क्या कह रहे हैं, वो उसका वर्ल्ड साइज है। एंड नंबर ऑफ बिट्स इज इक्वल टू वर्ल्ड लेंथ, और जितनी उसमें नंबर ऑफ बिट्स जाहिर है यहाँ पर हैं, ये इसकी वर्ल्ड की लेंथ है। इसी तरह द वर्ड्स ऑफ द मेमोरी लाइक टोटल n वर्ड्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। टोटल अगर n वर्ड अगर आपके पास हैं तो इसका मतलब है कि लोकेशन आपने 0 से स्टार्ट की और वो n-1 तक चली गई। अब ये मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इसकी बेसिक जैसे हमारी मेमोरी होती है ये वो आपके सामने मौजूद है। तो बार बार हम इन्हीं लोकेशंस को और इन्हीं मेमोरी एड्रेसेस को आप इस सब्जेक्ट में भी और किसी और सब्जेक्ट में भी आप इसको डिस्क्राइब कर रहे होंगे, लेकिन ये दोबारा आपके सामने स्लाइड नहीं आएगी। तो इसमें अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। ओके, मशीन्स हैविंग स्मॉलर वर्ड लेंथ आर स्लोअर इन ऑपरेशन। जी महरीन, क्यों आप इसके ऊपर लाइंस लगा रही हैं? सर मैं नहीं लगा रही। आप फिर ना लगाएं, ये आप नहीं लगाइए। सर मेरा नाम तहरीम है, मैंने नहीं लगाई। महरीन, महरीन अभी जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट महरीन है ये उसने लगाई है, या आपका नाम तहरीम है तो फिर आपने लगाई। अब इसे रिमूव भी करें। सर सीरियसली मैंने नहीं लगाई, मेरा नाम तहरीम इजाज है 4316। नेक्स्ट टाइम मैंने वेटिंग रूम में डाल देना है। ओके, तो आपके पास जो मशीन्स हैं वो
मोहम्मद फैसल रेज्ड हैंड। जी हाँ, क्वेश्चन बताइए। मोहम्मद फैसल, आपका क्या क्वेश्चन है? तो इसका मोहम्मद फैसल, ओके। तो ऐसी मशीन्स जिनमें जो वर्ड लेंथ है, जो अभी आपने देखा है कि एक मेमोरी लोकेशन के ऊपर जितना साइज उसका है उसको हम वर्ड लेंथ कहते हैं। अगर वो स्मॉलर है तो इसका मतलब है कि आपकी जो मशीन है वो स्लोअर होगी। और ऐसी मशीन जिनकी जो वर्ड लेंथ है वो लार्जर है, वो मशीन्स जो हैं वो क्या होंगी, फास्टर होंगी। इसी तरह the right to a memory location is destructive to its previous contents। तो राइट जब आप मेमोरी लोकेशन के ऊपर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो प्रीवियसली आपने स्टोर किया हुआ डाटा, आप उसको ओवरराइट कर रहे हैं, आप उसको डिलीट कर रहे हैं, और न्यू जो आपके पास डाटा है आप वो राइट कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं आप प्रीवियस रिटन थिंग्स को। इसी तरह रीड अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं, मेमोरी लोकेशन जो है उससे जो प्रीवियस कंटेंट है आप सिर्फ वो ले रहे हैं और रीड कर रहे हैं, और आपने सिर्फ ये रीड ही करने हैं। तो ये आपके पास रीड और राइट की ऑपरेशन आप उसके ऊपर परफॉर्म करते हैं। और एक बात आपसे बताई गई है कि अगर स्मॉलर वर्ड लेंथ है, इट मींस यू आर डीलिंग विद द फास्ट मशीन। उमर मलिक, ओके, एडमिट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एड्रेस फिक्स वर्ड लेंथ है, और चूंकि ये बुक जो है वो लिखी है पी के सिन्हा ने, जो कि इंडियन ऑथर है, प्रदीप इसका नाम है। तो उसने अपने वर्ड को आपको एग्जांपल देने के लिए बॉम्बे और दिल्ली, ये दोनों वर्ड्स जो हैं यहाँ पर लिखे हैं। अब वर्ड लेंथ आप काउंट करें, नंबर ऑफ बिट्स आप काउंट करें, तो ये 8 बिट है। तो 8 बिट टोटल थे, और आपने अगर बॉम्बे लिखना है तो वो 6 पे आ जाएगा, और 2 आपके पास जो बिट्स हैं वो खाली रह जाएगी। दिल्ली के केस के अंदर आपके पास 3 बिट्स जो हैं वो खाली रहेगी। और इसी तरह मेमोरी लोकेशन जो एड्रेस है वो 0501 के ऊपर बॉम्बे एंड 0502 के ऊपर दिल्ली आपने लिखा है। बिलाल लौसफ को भी ज्वाइन कर लिया है, ओके। Storage space is always allocated in multiples of word। Storage space जब आपने allocate करनी है, अपनी रैम की स्टोरेज स्पेस किसी भी जॉब को, किसी भी काम को, तो वहां पे आप उसको करने के लिए आपने क्या करना है कि जो वर्ड लेंथ है इनको आप ये देखेंगे कि कितनी वर्ड लेंथ आपने एलोकेट की है, कितनी वर्ड लेंथ आपने एलोकेट की है। आप सिर्फ ये चीज क्या कर रहे होंगे, चेक कर रहे होंगे। इसी तरह फास्टर स्पीड ऑफ कैलकुलेशन देन वेरिएबल वर्ड सर लेंथ। अगर 8 बिट से बड़ा वर्ड हो? हाँ, तो वो फिर 2 लोकेशंस के ऊपर जाएगा, ओके। अगर आपके पास वेरिएबल वर्ड लेंथ मेमोरी, उससे ये फास्टर है। वेरिएबल वर्ड लेंथ ये है कि आप अपनी रैम का वर्ड लेंथ वेरी कर सकते हैं, उसको जो है उसमें ये कैपेबिलिटी है कि आप अपनी मर्जी का वर्ड लेंथ सेट कर लें। तो अगर आप मर्जी का वर्ड लेंथ सेट कर रहे हैं तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो हो सकती है कि शायद आप तेज कैलकुलेशन जो है वो कर लें, क्योंकि आप अपनी मर्जी से वर्ड लेंथ जो है वो सेट कर रहे हैं। इट इज नॉर्मली यूज इन लार्ज साइंटिफिक कंप्यूटर्स फॉर गेनिंग स्पीड ऑफ कैलकुलेशन। तो आपकी ये जो वेरिएबल वर्ड लेंथ है ये हर जगह हम इसे इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि ये ऐसे कंप्यूटर्स जहाँ पे हमें साइंटिफिकली ज़्यादा वर्क की ज़रूरत है, हम वहाँ पर आपकी वेरिएबल वर्ड लेंथ जो है वो यूज़ करते हैं, ओके। अब ये वेरिएबल वर्ड लेंथ की एग्जांपल आपके पास है, उसमें एड्रेस नंबर है, और उसमें जो बिट आप उसको दे रहे हैं वो एक ही बिट दे रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि ईच मेमोरी लोकेशन कैन ओनली स्टोर ए सिंगल करेक्टर आप उसके अंदर जो है वो रखवा रहे हैं। स्लोअर इन स्पीड ऑफ कैलकुलेशन दैट फिक्स्ड वर्ड लेंथ। तो इसमें जो आपकी स्पीड है वो स्लो हो जाती है, फिक्स वर्ड लेंथ है तो वहाँ पर आपकी स्पीड जो है वो फास्टर होती है। यूज इन स्मॉल बिजनेसेस कंप्यूटर ऑप्टिमाइजिंग। तो ये स्मॉल बिजनेस जहाँ पे आपने यूज करना है वहां पर आपको वेरिएबल वर्ड लेंथ जो आप यूज करेंगे। विद मेमोरी बिकमिंग चीपर एंड लार्जर डे बाय डे, मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर्स एम्प्लॉय फिक्स्ड मेमोरी लेंथ ऑर्गेनाइजेशन।
तो फिक्स जो है वो हम उसको यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अब तो ये जो मेमोरी है वो काफ़ी फास्टर आ चुकी है और इसकी जो कैपेसिटी है वो भी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, जबकि फिजिकल जो उसकी मेमोरी की चिप है वो स्मॉलर होती जा रही है। इसी तरह जब आप मेमोरी का साइज कैलकुलेट करेंगे तो उसको हम किलोबाइट में या मेगाबाइट में या गीगाबाइट के अंदर जो है वो कैलकुलेट करते हैं। किलोबाइट, 1 किलो जो है, अगर आप मेमोरी को और बाइट्स को काउंट करें तो 1 किलो 1000 बाइट की बजाय 1024 बाइट्स का होता है, क्योंकि हम 2 रेज़ टू पावर की को जब हम चेक करेंगे तो उसमें 2 रेज़ टू पावर 10 आप जब देखेंगे तो 2 रेज़ टू पावर 10 जो बाइट्स आपको कैलकुलेशन में आएंगी वो बनेगी 1024। दैट्स वाई आपका किलो इस केस के अंदर, मेमोरी के केस के अंदर 1024 बाइट्स का है। तो किलो बाइट्स 1024 बाइट्स, इसी तरह मेगा बाइट्स 2 रेज़ टू पावर 20 बाइट्स एंड गीगा बाइट्स आर 2 रेज़ टू पावर 30 बाइट्स। Okay. Primary storage of a computer is often referred to as RAM because its random access capability, चूंकि उसमें random access capability है इसलिए आप primary storage को RAM भी कहते हैं। RAM chips are volatile। RAM की chips में जब आपकी वो चली गई लाइट और आपने बंद किया कंप्यूटर, आपकी RAM होगी खाली। इसी तरह mother's board, computer's motherboard is designed in manner that the memory capacity can be enhanced by adding more memory chips। तो मदरबोर्ड जो है उसके ऊपर आप देखेंगे आपके स्लॉट्स जो है वो अवेलेबल होती हैं, तो आप या तो उसी स्लॉट के अंदर एक चिप जो है वो बड़ी डाल लें, या एक से ज़्यादा स्लॉट अगर अवेलेबल हैं तो एक से ज़्यादा जो रैम्स हैं आप उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह एडिशनल रैम चिप्स विच प्लग इनटू स्पेशल सॉकेट्स ऑन द मदरबोर्ड आर नोन एज सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ठीक है, इसको हम सिम कहते हैं कि अगर आपने जो डिफरेंट प्लग और डिफरेंट सॉकेट्स उसके ऊपर मदरबोर्ड पे लगी हुई हैं जहां पर आप एडिशनल रैम की चिप जो है वो डाल सकते हैं, तो इसका मतलब उसका नाम जो हम देते हैं उसका नाम है सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल या SIMM। फिर हमारे पास एक मेमोरी की टाइप है जिसको हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, और ये नॉन वॉलेटाइल है, मतलब आपने रोम के ऊपर जो एक दफा लिख दिया वो हमेशा वहां पर मौजूद रहेगा। डाटा स्टोर्ड ऑन रोम कैन ओनली बी रेड एंड यूज्ड, दे कैन नॉट बी चेंज। आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते। कुछ रैम वैसे हमारे पास हैं जो कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल होती हैं, लेकिन आमतौर से जो रैम है उसके ऊपर जब डाटा आप एक दफा लिख लेते हैं तो आप उसको चेंज नहीं करते। ROM are mainly used to store program and data। ROM को आप यूज करेंगे अपने प्रोग्राम और डाटा को स्टोर करने के लिए, which do not change on frequency। ये हम कहाँ पे यूज करते हैं, इसकी एग्जांपल है बूट सिस्टम के ऊपर। जब आप बूट कर रहे हैं, अपने सिस्टम को प्लग इन किया और उसके रैम के अंदर तो है कुछ नहीं कि आपका जो काम है वो प्रोसेसर उसको प्रोसेस करेगा, तो अब प्रोसेसर जहाँ से डाटा लेता है वो आपकी रीड ओनली मेमोरी है या रोम है जो आपने फिक्स है, और वहां पर पता होता है कि इसके साथ कीबोर्ड अटैच है, इसके साथ रैम अटैच है, इसके साथ कोई और जो प्लग इन और पेरिफेरल्स है वो सारे चेक किए जाते हैं, बैटरी की कंडीशन चेक की जाती है, और इस तरह बूट सीक्वेंस जो है वो आप उसके ऊपर रैम को यूज करते हैं बूटिंग के लिए। तो इसकी सिस्टम बूट प्रोग्राम के लिए आपको एग्जांपल दी गई है। तो डिफरेंट टाइप जो हमारे पास हैं रोम की वो हैं मैन्युफैक्चरर प्रोग्राम रोम। एक रोम आपके पास आती है जो कि मैन्युफैक्चर जिस बंदे ने उसे बनाया है, कि फॉर एग्जांपल इंटेल ने अगर रोम बनाई है तो इंटेल ने ही उसको प्रोग्राम कर दिया है, आप उसको अब जो है चेंज नहीं कर सकते। डाटा इज प्लग्ड बाय द मैन्युफैक्चरर ऑन द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट व्हिच इज यूज्ड, उसके ऊपर आप चेंज नहीं करेंगे, वो डाटा फॉर एवर वही रहेगा। एक और रोम की कंटेंट चेंज कर सकता है, तो लेकिन ये भी जब यूजर उसको लोड कर लेगा तो प्रोग्राम को, तो वो भी रीड ओनली प्रोग्राम होंगे। आपको दोबारा उसको, यूजर ने प्रोग्राम बेशक किया है, वेंडर ने या मैन्युफैक्चरर ने नहीं किया, लेकिन वो रीड ओनली है। अब दूसरी दफा आप उसको चेंज नहीं कर सकते। एक दफा आपने बंद कर लिया, प्रोग्राम लिख लिया, तो फॉर एवर वही प्रोग्राम उस रोम के ऊपर आएगा। इसी तरह एक और जो एडवांस टाइप है रोम की वो है EPROM, जिसको हम कहते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल। The user can erase information
and then and can be reprogrammed to store new information. तो न्यू इंफॉर्मेशन इसके ऊपर लिखी जा सकती है, इसका नाम है EPROM. ओके, रोम की कुछ और टाइप भी हमारे पास हैं जिसमें शामिल है अल्ट्रा वायलेट EPROM और टाइप ऑफ EPROM chip in which stored information is erased by exposing the chip for some time to ultraviolet light. तो उसको इरेज कैसे करेंगे? इरेज करने के लिए आप अगर उसे अल्ट्रा वायलेट लाइट के ऊपर रखेंगे तो वो इरेज हो जाएगा, डाटा वहां से इरेज हो जाएगा. इसी तरह इलेक्ट्रिकली EPROM या जिसको आप दूसरा नाम इसका फ्लैश मेमोरी भी है, और ये क्या करता है? The stored information is erased by using high voltage electric pulses. तो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पल्सेस आप पास करते हैं और उस डाटा को इरेज करते हैं. जैसा मोर और लेस ये आपकी रैम के अंदर भी डाटा इरेज करने के लिए टेक्निक यही इस्तेमाल होती है. इसी तरह एक और मेमोरी जिसका नाम है कैशे मेमोरी. ये बड़ी इंपॉर्टेंट मेमोरी है और कैश के तौर से इसको हम प्रोनाउंस करते हैं, कैशे को, या कैश मेमोरी भी आप इसे कहते हैं. इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर मिनिमाइजिंग द मेमोरी प्रोसेसर स्पीड मिसमैच. आप कैशे आमतौर से हमें यूज करने की जरूरत नहीं है. जो आपके पास कैश मेमोरी है ये यूज आप नहीं करते, लेकिन कहाँ पे इसकी जरूरत पेश आएगी? ऐसी जगह पे जहां पर आपका जो मेमोरी है वो कम है और आपकी स्पीड ज्यादा है, या आपकी स्पीड कम है और मेमोरी ज्यादा. आमतौर से कैशे मेमोरी एडिशनल मेमोरी हम अटैच करते हैं जहां पर हमें जो आपका प्रोसेसर है उसकी स्पीड ज्यादा है, वो ज्यादा वर्ड्स को प्रोसेस कर रहा है, वो ज्यादा इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर रहा है, लेकिन आपके पास रैम कम रह गई. रैम जो है वो उसको उतना डाटा प्रोवाइड नहीं कर पा रही. तो आप क्या करेंगे? कुछ और साथ जो मेमोरी है वो अटैच कर देंगे जिसको हम कैश मेमोरी कहेंगे. इट इज एक्सट्रीमली फास्ट स्मॉल मेमोरी बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी हुज एक्सेस टाइम इज क्लोजर टू द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द CPU. तो ये आपकी जो कैश मेमोरी है ये आपके उस प्रोसेसर के और मेन मेमोरी के दरमियान में होगी, और इसीलिए चूंकि ये दरमियान में है तो इसकी जो स्पीड है वो ज्यादा होगी. ठीक है, जो मेमोरी CPU के जितना ज्यादा करीब होगी उतनी ज्यादा उसकी स्पीड भी होगी. इसी तरह इट इज यूज्ड टू टेम्परेरीली स्टोर वेरी एक्टिव डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग. तो आप इसमें जो डाटा हम स्टोर करेंगे वो कुछ टाइम के लिए स्टोर किया जाएगा, और ऐसा डाटा होगा जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ज्यादा एक्टिव है, और प्रोसेसिंग के अंदर हमें उसकी जरूरत है. वही डाटा कैश के ऊपर स्टोर किया जाएगा. सर हाँ जी, किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. सर क्या कैश मेमोरी पे लिखा हुआ डाटा भी रेज हो सकता है? हाँ, ये तो हो जाता है, इसका बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल डाटा. इसको हम जब आपके जॉब खत्म होगी, आपने जॉब कंप्यूटर को दी और वो जॉब वहां से खत्म हो गई, तो उसके बाद आपके जो डाटा है कैश से वो उसी तरह हम खत्म कर देते हैं जैसे हम रैम से खत्म करते हैं. तो रैम के ऊपर भी डाटा फॉर एवर नहीं रहता. एक नई जॉब आएगी तो हम डाटा चेंज कर देंगे, और जब कंप्यूटर को आपने ऑफ करना है तो रैम वैसे ही खत्म. इसी तरह कैश भी वैसे ही खत्म. ये कोई और क्वेश्चन है? अली शेर, आपका क्वेश्चन है कोई? ओके, तो आपकी मेमोरी और प्रोसेसर का जो चैप्टर है वो यहाँ पर होगा एंड, और इसमें जो कीवर्ड्स हैं वो जो इस चैप्टर के अंदर हमने यूज किए हैं वो आपको ये एंड वाली 2 स्लाइड्स के ऊपर नजर आ रहे हैं. और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कोई और टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करेंगे. एक्सक्यूज मी सर. क्या? एक्सक्यूज मी सर. सर आवाज आ रही मेरी आपको? हाँ जी, बताइए. सर ये जो आप जब पेपर बनाएंगे तो इन्हीं स्लाइड्स में से बनाएंगे कि बुक में से बनाएंगे? ये स्लाइड भी बुक में से ही है. आपको जो मैंने पढ़ाया है पेपर उसमें से आएगा. सर मेरे कहने का मकसद है बेसिकली कहने का मतलब भी मेरा भी यही है, जो आपको मैंने पढ़ाया है, जो मैंने आपको यहाँ पर बोला है और आप यहाँ पे सुन रहे हैं, पेपर इसमें से ही आएगा. ओके सर, थैंक यू. अनलेस मैंने आपको कोई असाइनमेंट दी है जो कि मैं पूछ सकता हूँ. और कोई क्वेश्चन?
सर सिलेबस का बता दें मीट के लिए। जितना हमने पढ़ा है या जितना आगे मिड से पहले पढ़ेंगे वो आपका सिलेबस है। चार चैप्टर हो गए सर टोटल। जितना भी पढ़ लिया, 4 हो गए हैं या 4.5 हो गए हैं या 3.5 हो गए हैं, जो टॉपिक हमने पढ़ लेना है वो हमारे मिड में आ जाएगा। सर बच्चे कह रहे थे 3 कर लें अगर। बच्चे क्यों कह रहे हैं? जो बच्चा कह रहा है वो डायरेक्ट मेरे से कह ले, कोई बच्चा नहीं कह रहा, सारे बड़े हैं आप। ओके, थैंक ओके यू, सर। थैंक यू फॉर लिसनिंग।